वेलकम टू द कोड कॉक्स एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा रिगार्डिंग माय यूट्यूब चैनल एंड तो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक सी प्रोग्रामिंग की बेसिक टू एडवांस्ड प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं और उस प्लेलिस्ट में हम आपको सी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एडवांस तक लेकर जाएंगे इंक्लूडिंग ऑल द बेसिक प्रोग्राम्स एंड ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। और इस पूरी प्लेलिस्ट की एक खासियत ये है कि आपको हर वीडियो के नीचे एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ को आप एज ए नोट अपने पास रख सकते हैं, जिनको आप बार बार रेफ़र करके अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी पीडीएफ का सारा कंटेंट हम एकदम अपडेटेड रखें, ताकि हम आपको एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। और इस पूरे चैनल पर ये हमारी पहली प्लेलिस्ट होने वाली है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। बात कर लेते हैं हमारी पहले सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन की वीडियोस के बारे में। तो हमारी शुरुआत की कुछ वीडियोस हमारे सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा होगा और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हम कवर करेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी ये लगता है कि हमारे सी प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे आगे की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू नीड अ बेसिक कॉन्सेप्ट टू लर्न अबाउट पाइथन लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो आप कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको सी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। इसीलिए मैं इस प्लेलिस्ट में अपने सी के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा टाइम दूंगा और ये वीडियो आज सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए ही रहेगी और आगे के लिए हम इसी वीडियो में ही सी का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगी। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ को ज़रूर रेफ़र करें, क्योंकि उसका कंटेंट हम सारा कंटेंट हम लोगों ने जीएफजी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट से निकाला है। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो, और इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा एंड लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग का, और हम स्टार्ट करेंगे हमारी डेफिनेशन से। सो सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली एंड इट इज़ अ प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी को इन्वेंट किया गया था डेनिस रिची के द्वारा इन 1972। और ये स्टेटमेंट इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमारे इंटरव्यूज़ में ये स्टेटमेंट हमसे पूछा जाता है किसी, या फिर हमारे प्रैक्टिकल्स में भी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप ये पॉसिबल है कि आपके प्रैक्टिकल्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सी प्रोग्रामिंग का डेवलपर कौन था और किस ईयर में उसके को बनाया गया था। तो उसका आंसर आप यही देंगे कि इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972 एट बेल लैबोरेटरीज यूएसए। सो ये थे हमारे डेनिस रिची भाई साहब, और आगे बढ़ते हैं। तो सी के बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, लाइक इट इज़ अ जनरल पर्पस। ये हमारे लिए एक जनरल पर्पस और फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल लैंग्वेज है। ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट कहलाती है तब जब इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस। लाइक हमको ये नहीं सोचना है कि हम किस डिवाइस पर लैंग्वेज कर रहे हैं, किस तरह के पीसी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपका जिस पर आपका कंपाइलर आपका इंस्टॉल हो सकता है उस पर आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये एक सिंपल और फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और सी प्रोग्रामिंग के डेवलपमेंट के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न उसको एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बनाना था, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए। ओके, तो अभी तक का बेसिक यही रहेगा आपके लिए कि सी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको 1972 में डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। और एज वेल एज आपसे बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, सी प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं।
एक ओवरव्यू के हिसाब से हम कुछ फीचर्स बता सकते हैं, लाइक इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ये रिच लाइब्रेरी से फुलफिल्ड है और ये एक्सटेंसिबल होती है। और सी प्रोग्रामिंग में हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं, और सी प्रोग्रामिंग में हम पॉइंटर्स का भी यूज़ करते हैं, और फास्टर होता है इसका सारा एग्जीक्यूशन, और हम इसमें सिंपली अपने सारे के सारे कोड को यूज़र फ्रेंडली वे में लिख सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपने पीसीज या अपने डिवाइसेस की मेमोरी मैनेजमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। अब अगर आपको इन सारे फीचर्स में से किसी में भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स ओवरव्यू ले रहे हैं तो इन फीचर्स को एक्सप्लेन करना नेसेसरी नहीं है। तो बात करते हैं अपने आगे के एपिसोड्स की। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो इट मीन्स दैट एनी प्रोग्राम जो होता है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही लिखा जा सकता है। लाइक इट इज़ डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, वो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको उन पार्ट्स को उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए, तभी वो आपका सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली। तो स्ट्रक्चर को बेसिकली 5 पार्ट्स में बांट सकते हैं, और ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। तो इसमें आप जब फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं वो है हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये एक तरह का हमारा हेडर फाइल इंक्लूजन कहलाता है। और हेडर फाइल्स क्या होती हैं ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। फ़िलहाल एक स्ट्रक्चर की बात करते हुए मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताऊंगा, जो कि है हेडर फाइल इंक्लूजन, जो कि हमारा ये हैश इंक्लूड stdio.h है। और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू हो जाता है, और मेन फंक्शन के अंदर हमारा सारा का सारा प्रोग्राम की बॉडी रहती है। तो मेन फंक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही वहाँ से ही हमारा जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक इट इज़ इंट ए इक्वल्स टू 10। सो ये एक स्टेटमेंट होता है। इंट हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। बेसिक ओवरव्यू के लिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग के किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 5 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा हेडर फाइल इंक्लूजन। तो हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल एक तरह की लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के रूप में बात कर सकते हैं, मान लीजिए मुझको यूज़र से इनपुट लेना है और हमको उसको एग्जीक्यूट कराकर आउटपुट भी डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए एक फ़ंक्शन होता है प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ फंक्शन हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उस प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करने के बाद हम अपने यूज़र को एक तरह का रिजल्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, है ना। और ये आप सीखेंगे कि ये कैसे कराते हैं आगे की वीडियोज़ में। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हेडर फाइल लाइक हैश इंक्लूड के थ्रू हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। ये रहा हैश इंक्लूड, और ये सिंटेक्स हमेशा सेम टू सेम ऐसा ही लिखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट आपको एरर देगा। और तो एग्जाम्पल के रूप में ये हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। अब stdio.h रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ओके। तो इसके अंदर हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ और कई सारे एन नंबर ऑफ़ फंक्शंस प्री डिफाइंड हैं। तो उनकी डेफिनेशन उनको देना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे लिए ऑलरेडी इस लाइब्रेरी में डिफाइंड है। इसका यूज़ कैसे करते हैं ये आप ऑटोमेटिकली सीखेंगे जब आप कुछ प्रोग्राम्स अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। और ये रहा हमारा फंक्शन। और हेडर फाइल के बाद आता है हमारा मेन फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन के थ्रू हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इस पर भी वही केस है कि हमारा जो सिंटेक्स है वो हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट आपको एरर देगा। थर्ड पार्ट हमारा आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले हमको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। तो जिस तरह रियल लाइफ में हमारे कुछ नेम्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेमोरी के स्पेशल छोटे छोटे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक इस मेमोरी प्लेस का ये नेम है, इस मेमोरी प्लेस का ये नेम है। और हर वेरिएबल का एक साइज़ होता है जो कि उसके टाइप पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, उसका साइज़ भी उसी पर रिप्रेजेंट करेगा। और साइज़ से मेरा मतलब है कि वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये भी आप आके सीखेंगे। और वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपको सिर्फ इतना लाइन याद रखना है कि हमको पहला एक कीवर्ड देना होता है जो कि उसका टाइप रिप्रेजेंट करता है, इंट, और उसके बाद हमारा वेरिएबल का नेम ए आता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि आप आगे सीखेंगे। बेसिक्स के लिए हम अपने आगे डी पार्ट में पढ़ते हैं, जो कि हमारा बॉडी है। और बॉडी तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारे प्रोग्राम के अंदर का सारा मेन फंक्शन के अंदर का सारा कंटेंट हमारी बॉडी कहलाता है। और हमारा हर सी प्रोग्राम लास्ट करता है एक रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारा एक मेन एक फंक्शन है,
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, उसके लिए मस्ट होता है, और अगर उसको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो वो ज़ीरो रिटर्न कर देता है। और अगर मान लीजिए वो फंक्शन है, लाइक एग्जांपल के रूप में मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, दो वैल्यूज़ को लेगा 1 और 2 को, और उसका एडिशन करके अपने आप ही रिटर्न कर देगा। तो इस केस में उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो रिटर्न करेगा वैल्यू, वो क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल के लिए, एडिशन के लिए उसका जो रिटर्न वैल्यू होगी वो एक एडिशन नंबर होगा। तो मतलब वो वहाँ पर 1 + 2 की = 3 रिटर्न कर देगा और डिस्प्ले कर देगा इसके प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। तो ये था हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट में अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो आपको वहाँ पर सिंपली रिटर्न लिख देना है, या फिर अगर आपको रिटर्न करानी है तो रिटर्न के ही आगे आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। लाइक इस केस में मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना था, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 लिखा हुआ है। और अगर हमको यहाँ पर कोई और चीज़ आके देनी होगी तो हम यहाँ पर उस वैल्यू को ही लिख देंगे। लाइक अगर मुझको ए रिटर्न कराना होता तो मैं 0 की जगह ए लिख देता। बात आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिची के द्वारा 1972 में बनाई गई थी। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्या मेरा मीन था वो मैंने आपको यहाँ समझाया कि सी प्रोग्रामिंग को हम लोग कुछ इक्वल और प्री डिफाइंड ऑर्डर में ही लिखते हैं उस प्रोग्राम को, क्योंकि उसी के थ्रू हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम सेम ऑर्डर में नहीं लिखते हैं हम अगर, तो हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर आता है। एरर से मुझको याद आया कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, एक कंपाइलेशन एरर एंड सेकंड इज़ रन टाइम एरर। और स्ट्रक्चर की बात हमने अब उसके स्ट्रक्चर के 5 पार्ट्स को डिस्कस किया, जो कि होता है हेडर फाइल इंक्लूजन एंड मेन मेथड डिक्लेरेशन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, एंड देन हमारा आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको ओरली याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के लिए। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।